हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा विषय के वर्ष 2020 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने 2023 और 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। 2022 के बाद हम लोग 2020 का पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2021 में सेकेंड सेमेस्टर का कोई भी एग्जाम नहीं हुआ था, इसलिए उसका पेपर अवेलेबल नहीं है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? ऑप्शन ए है अरस्तु के, बी है रविंद्रनाथ टैगोर के, सी है स्वामी विवेकानंद के और डी है महात्मा गांधी के। तो ये जो उक्त कथन है, ऊपर वाला जो कथन है प्रश्न में दिया हुआ है, ये स्वामी विवेकानंद के हैं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। ऑप्शन ए है यूनेस्को, बी है WHO, सी है UNDO और डी है यूनिसेफ। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है यूनेस्को। यूनेस्को जो है जनसंख्या शिक्षा का मूल समावेशी संगठन है। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, ये प्रश्न पूछता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। ऑप्शन बी है WHO। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ऑप्शन डी है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। और यूनिसेफ की स्थापना 1946 को की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न के तीसरा, दिवा स्वप्न के लेखक हैं। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है गीजूभाई बधेका, सी है डॉक्टर राधा कृष्णन और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। इसका ऑप्शन सी बी सही उत्तर है गीजूभाई बधेका। इनका पूरा नाम गीजूभाई बधेका है। अगला प्रश्न है, प्रश्न के 4, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। ऑप्शन ए है वैदिक कालीन शिक्षा का, बी है बौद्ध कालीन शिक्षा का, सी है मुस्लिम कालीन शिक्षा का और डी है मध्यकालीन शिक्षा का। तो चौथे का ऑप्शन बी सही उत्तर है बौद्ध कालीन शिक्षा का। प्रश्न के 5 है, मुदालियर आयोग संबंधित है। ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा से, बी है माध्यमिक शिक्षा से, सी है विश्वविद्यालयी शिक्षा से और डी है उपयुक्त सभी से। तो पांचवे का ऑप्शन बी सही उत्तर है माध्यमिक शिक्षा से। प्रश्न के 6 है, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है फ्रॉवेल का, बी है रूसो का, सी है मॉन्टेसरी का और डी है प्लेटो का। तो छठवें का ऑप्शन बी सही उत्तर है रूसो का। प्रश्न के 7 है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन ए है मैकाले को, बी है विलियम हंटर को, सी है चार्ल्स ग्रांट को और डी है चार्ल्स वुंड को। तो सातवें का ऑप्शन सी सही उत्तर है चार्ल्स ग्रांट को। प्रश्न के 8 है, किंडरगार्टन से अभिप्राय है। ऑप्शन ए है बच्चों का घर, बी है बच्चों का खेल मैदान, सी है बाल उद्यान और डी है बच्चों का कमरा। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है बाल उद्यान। बाल उद्यान किंडरगार्टन जो पद्धति है फ्रॉवेल ने दिया था। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। और किंडरगार्टन को बाल उद्यान मानते हैं, बाल उद्यान जिसमें जो पाठशाला होता है बच्चों का, उसको बाल उद्यान माना जाता है। बच्चों को जो नन्हा पौधा माना है फ्रॉवेल ने, और जो माली को शिक्षक माना है फ्रॉवेल ने। तो किंडरगार्टन पद्धति का जो आविष्कार किया था फ्रॉवेल ने। ये भी प्रश्न पूछा है। प्रश्न संख्या 9 है, गीजूबाई शिक्षा को मानते थे। ऑप्शन ए है पाठचर्या केंद्रित, बी है शिक्षक केंद्रित, सी है बाल केंद्रित और डी है समाज केंद्रित। तो इसका ऑप्शन सी से उत्तर है बाल केंद्रित। प्रश्न संख्या 10 है, महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? ऑप्शन ए है 1992 में और बी है 1995 से, सी है 1988 से और डी है 1989 से। तो इसका ऑप्शन डी से उत्तर है 1989 से। महिला समाख्या योजना 1989 से लागू हुई। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह कथन है। ऑप्शन ए है पारस्म, बी है कान्य, सी है महात्मा गांधी और डी है अर्बन। तो इसका ऑप्शन डी से उत्तर है अर्बन। प्रश्न संख्या 12 है, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, बी है पेट्रोलियम, सी है कोयला और डी है प्राकृतिक गैस। तो देखिए जिसमें ऑप्शन ए ही यही सही उत्तर होगा। यही स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन है। बाकी जो पेट्रोलियम है इससे प्रदूषण फैलता है, प्राकृतिक गैस से भी प्रदूषण फैलता है और कोयला को भी जलाने पे भी प्रदूषण फैलता है। बाकी जो सौर ऊर्जा का उपयोग से कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता है। तो यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13 है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 क, 21 अ भी होता है ये, और बी है अनुच्छेद 22, सी है अनुच्छेद 7 और डी है अनुच्छेद 23। तो इसका ऑप्शन ए से उत्तर है अनुच्छेद 21 क। प्रश्न संख्या 14 है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है आत्मानुभूति, बी है आत्माभिव्यक्ति और सी है बालक का सामाजिक विकास, डी है बालक का प्राकृतिक विकास। तो 14वें का ऑप्शन ए सही उत्तर है आत्मानुभूति। प्रश्न संख्या 15 है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? ऑप्शन ए है प्रभावात्मक और बी है मुक्त्यात्मक, सी है दमनात्मक और डी है सामाजिक। तो 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर है मुक्त्यात्मक। इसके बाद 15 के बाद 16वें से 30 तक जो प्रश्न होते हैं अति लघु उत्तरीय के होते हैं, जो कि 1-1 नंबर के होते हैं। तो इसका पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं काशी और तक्षशिला। 2 का नाम पूछा था, 2 का नाम हमने यहाँ बता दिया। प्रश्न संख्या 17 है, मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पहला उद्देश्य, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य देशभक्ति की भावना के साथ साथ एक अच्छे नागरिक के मूल्यों का विकास करना है। और दूसरा है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की शारीरिक, भावात्मक एवं मानसिक के साथ आध्यात्मिक पहलुओं के संदर्भ में बच्चे के व्यक्तित्व विकास के लिए एक सभी दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र वुड डिस्पैच को कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, वैदिक काल में जब बालक ज्ञान हासिल करने योग्य हो जाए तो उसका सर्वप्रथम उपनयन संस्कार कराया जाता था। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना, अर्थात गुरु के समीप ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। जब बच्चा पढ़ने योग्य हो जाता था वैदिक काल में, तब उसको जो पढ़ने के लिए ले जाया जाता था, एक संस्कार, एक आयोजन होता था, उसी को उपनयन संस्कार कहा जाता था। प्रश्न संख्या 20 है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? इसका उत्तर लिखेंगे, अगस्त 1987 में बाल श्रम के मुद्दों पर सरकार ने नीति घोषित की, जो कि बाल श्रम समस्या को निपटाने के लिए थी। प्रश्न संख्या 21 है, शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। इसके अनुसार शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों को दिया जाए, जिससे छनकर निम्न वर्ग के लोगों तक पहुँचेंगे। इसका अर्थ है कि सबसे जो बड़े जाति के होते थे, उच्च वर्ग के लोग होते थे, इन्होंने लॉर्ड मैकाले ने कहा कि उनको शिक्षा बस दिया जाए और वो अपने से छोटे, फिर वो अपने से छोटे, ऐसे करके निम्न स्तर तक शिक्षा पहुँच जाएगी। ये उतना प्रभावी नहीं रहा, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पे कई सारी रचनाओं के नाम दिए हैं, इसमें से कोई आप एक लिख लेंगे। तो इसको पढ़ते हैं। इसका उत्तर दिया है, प्लेटो की प्रमुख रचनाएं द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉग, इयोन, सिम्पोजियम आदि प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 23 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। इसमें पहला उद्देश्य है निम्न वर्ग के बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध कराना, और दूसरा है सभी वंचित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा सर्वसुलभ बनाना, जिससे निम्न वर्ग की बालिकाओं को आसानी से शिक्षा प्राप्त हो सके। तो 2 उद्देश्य आप लिख देंगे। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? तो उत्तर लिखेंगे इसमें, भारत में अध्यापक शिक्षक के मानक NCT करती है। यह संस्था देश में शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास का जिम्मेदार है। यही सब शिक्षा से संबंधित नियम बनाती है NCT, और उसी के अनुसार भारत में शिक्षा कार्य चलता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, शिक्षा की परिभाषा हेडिंग लिख के, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यानी स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये परिभाषा है। प्रश्न संख्या 26 है, शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, शिक्षा के निम्नलिखित 2 उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, और दूसरा है शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों की जन्मजात शक्ति या क्षमता को विकसित करना है। प्रश्न संख्या 27 है, ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? उत्तर,
छात्र ड्रॉप आउट छात्र कहलाते हैं जो नामांकन करवाकर 1-2 साल बाद स्कूल छोड़ देते हैं और किसी श्रम में, बाल श्रम में या कहीं भी चले जाते हैं, वो शिक्षा कार्य छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, उन्हीं को ड्रॉप आउट बच्चे कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलन निम्न हैं। पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। उत्तर, पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय निम्न हैं। पहला है वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण को सर्वाधिक बढ़ावा देनी चाहिए। दूसरा है फैक्ट्रियों और कारखानों को नदियों से दूर कर देना चाहिए। तो ये 2 उपाय हो जाएंगे पर्यावरण संरक्षण के। बाकी जो है अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और जल का समुचित उपयोग करना चाहिए, जल बर्बाद नहीं करना चाहिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, ये सभी इसमें हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, 4 नैतिक मूल्य निम्न हैं। पहला है निष्पक्षता, दूसरा है सम्मान, तीसरा है ईमानदारी और चौथा देखिए मैं छूट गया है, भूल गया हूँ, इसमें आप लिख लेंगे चौथा सत्यता। सत्यता भी एक मूल्य है। बाकी मैं इसको करेक्शन करके PDF टेलीग्राम पे भेज दूंगा और जो इससे संबंधित आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 31 से 40 तक होता है, जो कि 2-2 नंबर का होता है, जिसका आंसर 50 या उससे अधिक के शब्दों में देना रहता है। इसमें पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। मारिया मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, मारिया मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है मारिया मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। इसमें निरीक्षण, अनुभव तथा प्रयोग के आधार पर विकास किया गया है। दूसरा है मारिया मोंटेसरी शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करती, जिस प्रकार रूसो, पेस्टोलॉजी एवं फ्रॉबिल करते हैं। मारिया मोंटेसरी के अनुसार स्वतंत्र वातावरण में ही स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास होता है। तीसरा है मारिया मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति वैयक्तिक है और चौथा है मारिया मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल एवं ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण है। और पांचवा पॉइंट, मारिया मोंटेसरी प्रथम बार लिखना सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया या बल दिया। मारिया मोंटेसरी के द्वारा प्रारंभ की गई लिखना एवं पढ़ना सिखाने की विधियां हमेशा नहीं हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा प्रश्न है। प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? यानी इसमें कौन सी कठिन प्रारंभिक जो प्राथमिक शिक्षा है 1 से 5 तक के बच्चों की शिक्षा दी जाती है, उनमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, तो उनको लिखना है। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ निम्न हैं। इसमें पहला है ECCE का एक प्रमुख मुद्दा प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता है। अनुपलब्धता है, ये शब्दार्थ समझिएगा, उपलब्धता नहीं है। ये पॉजिटिव लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन ये निगेटिव अनुपलब्धता है, उपलब्धता नहीं है। दूसरा है आंगनबाड़ियों में प्रशिक्षित या विशेष रूप से प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के लिए समर्पित कुछ ही शिक्षक हैं। और तीसरा है अंबेडकर विश्वविद्यालय के 2017 के एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में बच्चों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिन्होंने सार्वजनिक या निजी पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूरी की है, जब वे प्राथमिक विद्यालयों में शामिल हुए तो उनके पास आवश्यक स्कूल तैयारी क्षमताएं नहीं थीं। चौथा है निजी प्री स्कूलों में अक्सर औपचारिक शिक्षण और सीमित खेल आधारित शिक्षा के साथ रटना शामिल होता है। और पांचवा है वर्तमान में आंगनबाड़ियों में शिक्षा के लिए आपूर्ति और बुनियादी ढांचे की काफ़ी कमी है। यानी इनकी संख्या कम है आंगनबाड़ियों की, और जो ढांचा है, तौर तरीका है पढ़ाने का, ये सब प्रारंभिक शिक्षा के लिए कमी है। ये सब चुनौतियां हो जाएंगी प्रारंभिक शिक्षा के। प्रश्न के 33 है बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण निम्न हैं। पहला है बौद्ध काल में प्रत्येक वर्ष के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। दूसरा है शिक्षा के द्वार, यह द्वारा नहीं है, शिक्षा के द्वार महिलाओं के लिए भी खुले थे। और तीसरा है किसी जाति एवं वर्ण का व्यक्ति शिक्षक हो सकता था तथा वह सदा आदरणीय होता था। आदरणीय मतलब सम्मान, उसका सम्मान किया जाता था। और चौथा है असामाजिक एवं आपराधिक कार्य करने वालों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। पांचवा गुण है बौद्धकालीन शिक्षा का, बौद्धकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के लिए छात्रों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, अर्थात निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्य निम्न हैं, जिसमें पहला है, हेडिंग लिखेंगे, संस्कृति तथा सभ्यता की रक्षा। प्रत्येक राज्य की अलग अलग संस्कृति तथा सभ्यता होती है। इस संस्कृति एवं सभ्यता से राज्य की जनता को अगाध प्रेम होता है, यानी अपनी संस्कृति के अपने राज्य की संस्कृति से अगाध प्रेम मतलब बहुत ज़्यादा लगाव होता है। इस प्रेम के वशीभूत होकर समस्त जनता एकता के सूत्र में बंधी रहती है। प्रत्येक राज्य इस एकता को बनाए रखने के लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करना चाहता है, जो केवल शिक्षा के ही द्वारा संभव है। इसका अर्थ है कि जो प्रत्येक राज्य होता है उसमें कुछ सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं जिससे लोग उससे जुड़े रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखें तो बिहार में छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो बिहार के जो लोग हैं वो कहीं भी बाहर रहते हैं अपने राज्य से अलग, लेकिन वो छठ पूजा में ज़रूर घर पे आते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये सब शिक्षा के द्वारा ही संभव है। तो ये भी एक, और ये राज्य का काम है कि ये संस्कृति को बढ़ावा दे और अपने लोगों को शिक्षित करे और संस्कृति से जोड़े रखे। और दूसरा इसमें हेडिंग है, योग्य नागरिकों का निर्माण। इसमें लिखेंगे, प्रत्येक राज्य की प्रगति ऐसे नागरिकों पर निर्भर करती है जो प्रत्येक समस्या को स्वतंत्र रूप से चिंतन करके आसानी से सुलझा सके। ऐसे सुयोग्य, सचरित्र तथा सुनिश्चित नागरिकों का निर्माण केवल शिक्षा के ही द्वारा किया जा सकता है। इस दृष्टि से प्रत्येक राज्य की शिक्षा की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करना परम कर्तव्य समझता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। आदर्शवाद व प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए। यानी तुलना का अर्थ है यानी अंतर ही लिखना है इन दोनों में। तो उत्तर लिखेंगे इसका, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्य। आप पहला लिखेंगे आदर्शवाद। इसमें लिखेंगे पहला, आदर्शवाद विचार या मन या आत्मा को अंतिम सत्ता स्वीकार करता है। दूसरा, आदर्शवाद के अनुसार पदार्थों का अपना अस्तित्व नहीं है। तीसरा है, आदर्शवाद संस्कार को विचारों या प्रत्ययों का परिणाम मानता है। और चौथा है, आदर्शवाद परमात्मा, शाश्वत मूल्यों, सत्यम शिवम सुंदरम को स्वीकार करता है और उनकी प्राप्ति पर बल देता है। अब अगला हेडिंग लिखेंगे प्रकृतिवाद। तुलना करना था, अंतर लिखना था, तो इसमें लिखेंगे कि प्रकृतिवाद पदार्थों को प्रमुख मानता है और उसको ही अंतिम सत्ता स्वीकार करता है। प्रकृतिवाद में दूसरा पॉइंट होगा, इसके अनुसार भौतिक तत्वों या पदार्थों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। तीसरा, प्रकृतिवाद संसार को भौतिक तत्वों एवं गतियों का प्रतिफल मानता है। और चौथा होगा, प्रकृतिवाद परमात्मा एवं शाश्वत मूल्यों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए प्रकृति ही सब कुछ है। इसके अतिरिक्त वह उसी के अस्तित्व को स्वीकार करता है जो इंद्रियानुभव द्वारा प्राप्त हो सके। तो ये इसमें 4 अंतर हो जाएंगे, जिसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। यानी शिक्षा का अर्थ लिखना है, लेकिन व्यापक अर्थ का मतलब है कि डिटेल में लिखना है, पूरा बताना है सभी एक्सपेक्ट को। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा मनुष्य के जीवन में जीवन पर्यंत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके तहत सभी वस्तुएं, व्यक्ति, वातावरण, साधन, माध्यम, घटनाएं व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्षण धातु में अप्रत्यय लगाने से बनता है। अब हेडिंग लिखेंगे शिक्षण का अर्थ। शिक्षण धातु में अप्रत्यय लगाते हैं तो शिक्षा बनता है, लेकिन जो शिक्षण का क्या अर्थ है इसका हेडिंग लिख के आप लिखेंगे, शिक्षा का अर्थ सीखना और सिखाना या सिखाने की प्रक्रिया से होता है। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, और एजुकेशन जो शब्द होता है, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटन शब्द से हुई है। इसके 2 घटक हैं, जिसमें पहला है ई, जिसका अर्थ होता है अंदर से, और दूसरा है ड्यूको, जिसका अर्थ बाहर निकालना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने की प्रक्रिया से है। अब इसमें है शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा महात्मा गांधी के अनुसार, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। महात्मा गांधी ने शिक्षा का परिभाषा दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। उत्तर लिखेंगे, हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं, जिसमें पहला है, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने और प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों जैसे जिला बोर्ड और नगर परिषदों को दी जानी चाहिए। दूसरा है, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सामान्य विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट, हर जिले में एक मॉडल सरकारी स्कूल स्थापित करने की सिफारिश की।
और चौथा है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रम के विविधीकरण पर विशेष बल दिया गया है। और पांचवा है महाविद्यालयों का अनुदान सहायता का प्रावधान संस्था की आवश्यकता और क्षमता छात्रों और कर्मचारियों की संस्था पर आधारित होनी चाहिए। प्रदान किए गए अनुदान के उपयोग की अच्छी तरह से निगरानी की जानी चाहिए। इसमें हंटर कमीशन का जो छठवां विशेषता है, शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान यूरोपीय शिक्षा प्राप्त भारतीयों को वरीयता दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, शांति निकेतन की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? तो उत्तर लिखेंगे शांति निकेतन की स्थापना के उद्देश्य। इसमें लिखेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना निम्न उद्देश्य की थी। विश्व भारती का अर्थ है यानी शांति निकेतन ही। और इसका उद्देश्य पहला, मानव स्वतंत्र एवं प्राकृतिक वातावरण में रहकर आदर्शों द्वारा मानव जीवन एवं प्रकृति में समन्वय स्थापित करके सत्य की खोज करे। दूसरा है शिक्षार्थी में आत्मबोध, सौंदर्य बोध तथा प्रकृति बोध प्राप्त करके अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तीसरा है मानव जीवन में मैत्रीपूर्ण मानव संबंधी को स्थापित करके विश्व भारती को विश्व की सभी उन्नत संस्कृतियों के अध्ययन का केंद्र बनाना। चौथा है विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न करना। और पांचवा है शांति निकेतन में आत्मानुशासन, स्वावलंबी तथा अपनी संस्कृति के प्रति आस्थावान बन सके। प्रश्न संख्या 39 है मृदा अपरदन को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपायों को बताइए। यानी मृदा के कटाव को रोकने के लिए उपाय बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे मृदा अपरदन को रोकने के प्रमुख उपाय निम्न हैं। पहला है मरुस्थलीय क्षेत्रों के किनारे पेड़ लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। दूसरा है पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, क्योंकि जब बारिश होता है तो जो ऊपर ढलान होता है सारी जो मिट्टी है कट के नीचे आ जाती है, और सीढ़ी नुमा खेत रहेगा तो जो स्पीड रहेगा जल के बहाव का वो थोड़ा सा धीमा रहेगा, जिससे मिट्टी का कटाव कम होगा, यानी उसका अपरदन कम होगा। तीसरा है वृक्षों को अधिक से अधिक लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वृक्ष के जो जड़ होते हैं वो पूरे तरह से जो मृदा होता है भूमि को पकड़े रहते हैं, जिससे कि मृदा अपरदन कम होता है। और चौथा पॉइंट है नियमित पशु चारण से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पांचवा है वनों को संरक्षित करके भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। छठवां है जल के तीव्र बहाव को बंद किया जा सके, इसके लिए वृक्षारोपण तथा नली नालों पर बांध व तटबंध बनाया जाए। ये सभी जो उपाय हो जाएंगे मृदा अपरदन के रोकने के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। बुनियादी शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बुनियादी शिक्षा का अर्थ होता है प्रारंभिक शिक्षा, जो छोटे बच्चों को दिया जाता है। और इसकी बात ये बुनियादी शिक्षा की बात किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। उन्होंने ये भी बताया था कि जो बुनियादी शिक्षा है बच्चों को उनकी मातृभाषा में दिया जाए। इसमें आगे दिया है, इसमें हेडिंग लिखेंगे बुनियादी शिक्षा, इसमें लिखेंगे वर्धा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा, बुनियादी तालीम व बुनियादी शिक्षा, गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था वास्तव में भारतीय सभ्यता व संस्कृति के आधार व बुनियाद से जुड़ी थी। भारतीय जनता की समस्याओं तथा परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन किया था तथा इन्हीं मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादन कार्य रखा, जिससे शिक्षकों के वेतन व अन्य मतों पर व्यय का भी समुचित प्रबंध हो जाए, क्योंकि तत्कालीन आर्थिक स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। उन्होंने अपनी वर्धा शिक्षा में भारतीय जनता की स्वायत्तता पर प्रगतिशील बनाने हेतु अनेक सकारात्मक लाभदायक सुझाव दिए। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय के 2023 से 2016 तक के प्रीवियस ईयर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।